किताबें आपके हाथ में होना चाहिए। तो हम लोग अपना पाठ शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा? पहला पाठ, है ना? उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? उसमें हमने पढ़ा कि विज्ञान, है ना, विज्ञान से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या थे। हमने क्या पढ़ा? विज्ञान से उत्पन्न समस्याएं। हमने देखा कि विज्ञान ने हमारे जीवन को काफी बदल दिया है ना? जब हम विज्ञान का इस्तेमाल करने लगे, तब क्या हुआ? विज्ञान जहां पर हमारे लिए एक वरदान है, वहीं पर मनुष्य के दुरुपयोग की वजह से विज्ञान कई बार हमारे लिए अभिशाप बन गया, है ना? जिसकी वजह से पिछली बार हमने दो चीजें पढ़ी, दो बातें पढ़ी कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। सबसे पहले सारे बच्चे अपने किताब में पेज नंबर 5 निकालिए, सभी 5 निकालिए और हम उसमें से चर्चा करते हैं। उसमें हमने सबसे पहला जो पिछले कक्षा में बात किया, वो क्या था बच्चों? वो ये था कि विज्ञान ने किस तरह से हमारे जीवन को बदल दिया है और किस तरह से पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो गया। दूसरी बात, हमने रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल करने से किस तरह से हमारे खेतों और या मिट्टी और जल प्रदूषित होता गया, उसके बारे में हमने बात किया। अब सब देखिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर पर देखिए, सभी देखिए, भूजल। भूजल क्या होता है बच्चों? जो भूमि के अंदर जो जल होती है, भूजल। भूजल के असमयित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब आदि क्या हो रहे हैं? सूखते जा रहे हैं। आपको पता है ना बच्चों, जब गर्मियों के मौसम आता है तो आपके मम्मी पापा सब परेशान हो जाते हैं कि पानी नहीं है, बच्चों पानी कम लो। क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा इस्तेमाल पानी का करेंगे और अगर बारिश की कमी हो और जल का स्तर नीचे हो जाए, तो हम लोगों को किसकी कमी पड़ जाएगी? पानी की कमी पड़ जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि भूजल के असमयित दोहन से भूजल का स्तर क्या हो गया? नीचे आ गया। तो भूजल क्या होता है बच्चों? भूजल, सब जरा ऐसे लिख दीजिए, अपने अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, भूजल। भूजल, ठीक है। भूजल क्या है? एक मीठे पानी के स्रोत है, या पानी का एक स्रोत है जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। बारिश, है ना बच्चों? बारिश क्या है? एक प्राकृतिक, यानी हमें प्रकृति द्वारा बारिश या पानी मिलता है। तो भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। और हमारे लिए, हम जानते हैं ना, जल की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है? बहुत सारे स्रोत हैं। और इसमें क्या है? हम लोग भूमि के अंदर से जल कैसे निकालते हैं? हम लोग, आपने देखा होगा कई गांवों में ट्यूबवेल आदि लगाते हैं, है ना? और उससे क्या करते हैं हम लोग? कुएं कुएं खोदते हैं और उससे क्या करते हैं हम लोग जो है भूजल निकालते हैं, भूमि के अंदर से जल खींचते हैं। और इससे आपने ये देखा होगा कि भूजल जो है, देखिए, भूजल हम लोग देखते हैं कैसे, खेतों सब में आप देखे होंगे कि नीचे से कुआं लगा रखा होगा और उसके नीचे से वो लोग जल खींचकर निकाल रहे हैं। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है और हमारे लिए जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। धरती के सतह के नीचे, ठीक है, धरती के सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच में क्या होता है? कई जल मौजूद होते हैं, है ना? कई जल मौजूद होते हैं। जो भूजल एक मीठे पानी का स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधन है और मानव के लिए ये जल का मुख्य स्रोत, जल प्राप्ति का क्या है? एक मुख्य स्रोत है। और भूजल के अंतर्गत हमें पता है काफी जल भरे या फिर
कुएं, नलकूपे आदि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भूमि के अंदर से जल को खींच कर निकालते हैं, है ना। मोटर सब रखकर हम लोग क्या करते हैं, हैंडपंप सब रखकर भूमि के अंदर से जल को खींच के रखते हैं, निकालते हैं। और आपको पता होगा, अपने जल चक्र के बारे में भी आपको पता होगा, है ना बच्चों। जल चक्र के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे हमारे पृथ्वी में क्या होता है, जल होता है, जल आता है, किस तरह से आता है बच्चों। आपको सभी पता होगा जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है, पानी देखिए, जब आप समुद्र या कहीं भी पानी देखते हो, देखिए महासागर, महासागर से क्या हो रहा है, पानी वाष्प, जब सूर्य की किरण पड़ती है, जब गर्मी होती है, तो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर आता है। आपने देखा होगा, जब आप घर में कोई भी पतीले में पानी रखो, उसे ढककर रखो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो गर्म होना शुरू होता है, तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, वाष्प, है ना। उसमें एक अलग तरीके से क्या होता है, पानी का धुआं जैसे ऊपर को उठता है। तो इसी तरह समुद्र महासागर में क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है, महासागर में वाष्पीकरण होता है, फिर क्या होता है, ये ऊपर की तरह उठ जाता है ना। फिर संघनन एवं बादल बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, पवन द्वारा, पवन द्वारा ये बादल ठोस, ये देखिए ये बादल बन गया। और उसके बाद क्या होता है, जब पवन आता है, तो या तो ये बादल वर्षा के रूप में नीचे आता है, या तो ये हिम यानी ठोस रूप में, बर्फ के रूप में, है ना, बर्फ के रूप में बरसता है। और ये फिर से क्या होता है, पिघल कर दोबारा पानी बन जाता है ना। तो देखिए भूमिगत जल, भूमि के सबसे नीचे आपको दिख रहा है भूमिगत जल, और ये पिघल कर फिर क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। और इसी तरह हमारे धरती पर पानी स्थिर रहता है। कि देखिए जल चक्र आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो आगे क्लास में पढ़ोगे भी। महासागर में से क्या होता है, वाष्पीकरण द्वारा, यानी सूर्य के गर्मी की वजह से वाष्पीकरण होता है, और वो ऊपर उठकर बादल बन जाता है। इसके संघनन की वजह से क्या होता है, बादल बनता है। फिर पवन द्वारा क्या होता है, वो बादल वर्षा या हिम के रूप में नीचे आता है, और उससे हमारे भूमि पर जल की स्थिरता बनी रहती है। ठीक है बच्चों, इसमें इस पॉइंट में आपको इतना ही पढ़ना काफी है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, हम लोग जल के प्रदूषण को देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जल की कमी को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जलों का इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जल की कमी पड़ रही है। तो भूजल, तो हम आप लोगों को क्या करना चाहिए, जल को बुरी तरह से हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी ही इस्तेमाल करें। आप लोग क्या करते हो, कई लोग क्या करते हैं, नल सब खुला छोड़ देते हैं। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बाल्टियों पानी ले लेते हैं। तो जल का, आज से आप लोग जल को बिल्कुल बर्बाद नहीं करोगे, पानी को, ठीक है बच्चों। और क्योंकि अगर हमारा भूजल का स्तर नीचे चला गया, तो हम सब पानी के लिए क्या करेंगे, तरस जाएंगे। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए कि भूजल के असमयित दोहन से, इस्तेमाल से भूजल का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब आदि क्या हो रहे हैं बच्चों, सूखते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक हमने पॉइंट पढ़ लिया। अब अगला देखिए, आपको पता होगा जब आप सुबह उठते हो, तो थोड़ी देर तक एकदम शांत वातावरण होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, हर तरफ ध्वनि, है ना, हर तरफ क्या होती है, आपको ध्वनि दिखेगी, ध्वनि सुनाई देगी, ध्वनि प्रदूषण। और कई बार आप ध्वनि प्रदूषण से इतने तंग आ जाते हो कि आप अपने कान बंद कर लेते हो, है ना। तो तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, कई बार आप क्या करते हो, घर में जब संगीत जोर से लगाते हो, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, बच्चों धीरा करो, आवाज धीरे करो, है ना। जिस वजह से, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उन्हें तकलीफ हो रही होती है। आप शायद बहुत मजे ले रहे हो, लेकिन आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। लाउड स्पीकर जब आपके इलाके में आता है, या कोई भी शादी या इसमें हम लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं, या कोई भाषण के समय लाउड स्पीकर लगाते हैं, और इन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो अगला पॉइंट अपने इसमें लिखिए। तो हमने एक पॉइंट भूजल का पढ़ा, अगला आप सब लिखिए ध्वनि प्रदूषण, सभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मेन मेन पॉइंट लिख लीजिए। क्या होता है बच्चों,
ध्वनि प्रदूषण लिखिए। के नाम से ही क्या 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 पता लग रहा है आपको कि प्रदूषण है ये एक तरह का। ठीक है, तो अगला क्या लिखा आपने, भूजल पढ़ लिया और ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो उससे हमने देखा कि तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना। मानव के मस्तिष्क पर क्या हो रहा है बच्चों, इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे मस्तिष्क सबसे पहले कहाँ हमारा आता है, जब आप कोई भी बुरी तरह से आवाज सुनते हो। आप देखिए, जैसे कोई गाड़ी की आवाज हो, हेलीकॉप्टर की आवाज हो, या कोई भी किसी भी चीज की आवाज हो, आप अपने कान बंद कर लेते हो, क्योंकि आपके सर में कुछ चलता है, कुछ हो रहा होता है, तब शांत नहीं होता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण से लाखों लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। और हमारे अध्ययनों से, यानी हम लोगों ने जो अध्ययन किया है इसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, इससे ये पता चलता है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से मनुष्य के शरीर में काफी असर पड़ता है ना। मानसिक विकास में काफी अंतर आता है। और ध्वनि प्रदूषण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। क्योंकि अगर आप देखोगे, कोई छोटा बच्चा सो रहा है और हर तरफ से शोर शराबा चल रहा है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, लाउड स्पीकर की आवाज, या आपने जोर से टीवी लगा रखी है, या कोई भी संगीत बज रहा है, कोई भी आवाज हो, या तो आप गाना गा रहे हो, या गाड़ियां आ रही है, या हेलीकॉप्टर की आवाज हो, आपको क्या होता है, वो बच्चा उठ जाता है, उस बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, और हमारे लिए सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। नींद, अच्छी नींद सभी को जरूरी है। तो क्या होता है कि हम लोग, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी, इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से नींद में कमी और उच्च रक्तचाप, यानी आपको पता है कई लोगों को क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनकी रक्तचाप में और भी क्या होता है, तीव्रता से बदलाव आता है जब इस तरह के आवाजें सुनते हैं। नींद में परेशानी होती है, और सुनने में श्रवण हानि तक हो सकती है। अगर आप जोर से लगाए हुए किसी भी लाउड स्पीकर के सामने अपने कान रखो, या आपके पास आकर रुको, तो आपके कान में कुछ बजना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य, हमें सुनने में तक क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, मस्तिष्क में प्रभाव पड़ रहा है, नींद में कमी आ रही है, और उसी तरह से उच्च रक्तचाप, यानी कई बीमारियों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण ने लाखों लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाला है। और हमें अध्ययनों से ये पता चलता है कि स्वास्थ्य और ध्वनि प्रदूषण का सीधा सीधा संबंध है। इससे बीमारियां, काफी बीमारियों का विकास होता है, और जैसे कि उच्च रक्तचाप, श्रवण हानि यानी सुनने में, यानी आपकी सुनने की शक्ति का जाना, नींद में परेशानी आदि दुष्परिणाम हम किसमें देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण में। तो ये क्लियर है ना बच्चों, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ध्वनि प्रदूषण ने हमारे जी, तो किस क्या है ये लाउड स्पीकर, टीवी, सब किसकी देन है बच्चों, ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, मनुष्य के जीवन में खतरा उत्पन्न कर देगी। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगले तरफ आते हैं। इसमें सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, और आपको सिर्फ इतना है कि उन सब पॉइंटों को जरा ध्यान से देखना है, और अपने किताब में जरा रेखा खींच देना है। और इसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई भी बात पूछी जाए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस किस प्रदूषण से हमारे वातावरण में या हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या प्रभाव हो रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण कोई भी पूछे, आप लोग आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए मानव बस्तियों में, सब लोग अपने किताब में देख रहे हो ना। ओके, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था
समुचित व्यवस्था क्या नहीं है ना। हमने ढंग से हम लोग कूड़ा करकट आदि को हम लोग क्या नहीं करते, फेंकते हैं, हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो उसके अभाव के कारण, समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण क्या हो रहा है, अभाव में मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो गया है। अब आप देखोगे, आप अगर कहीं पर जा रहे हो तो कई बार होता है कि आप कुछ खा रहे हो, या तो मूंगफली खा रहे हो, या फिर कोई भी चीज, या तो आइसक्रीम का कप हो, है कोई भी प्लास्टिक की चीज आपके हाथ में हो, आप लोग क्या करते हो, खाने के बाद सही सही से कूड़ेदानी वहां पर लिखा होता है, यूज मी या मुझे इस्तेमाल करो करके उस पे लिखा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम लोग कूड़ेदानी का इस्तेमाल ना करके सीधा पार्क में फेंक देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कूड़ा कचरा सब आदि क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। आप लोग अगर जरा घूमने बाहर को निकलो, गांवों में ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शहरों की तरफ निकलोगे तो आप देखोगे कि हर तरफ सही सही तरीके से क्या नहीं कर रहे हैं, कूड़े का निक्षेप नहीं कर रहे हैं। और अगर आप वहां पे देखोगे, छोटे छोटे बस्तियां होंगे, और उसके पीछे लोग क्या करते हैं, उसके पीछे इतने सारे कूड़ा कचरा लाकर फेंक देते हैं कि आप देखने में ही बहुत परेशानी होती है। ये सब किसने उत्पन्न किया है? तब हम सोचते हैं कि ये सब तो हमने नहीं किया, लेकिन ये सब हमारे ही क्या है, हमारे ही कारनामे है, क्योंकि हम लोग सही तरीके से कूड़ों का निक्षेप ना कर इधर उधर फेंक रहे हैं, या तो घरों के पीछे लाकर फेंक देते, क्योंकि आपका इलाका नहीं है। हम लोग क्या सोचते, चलो यहाँ पर जाकर सारे कूड़े फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारा इलाका नहीं है, हमें स्वच्छता मिलेगी और बाकी लोगों का कुछ भी हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जीवन में कूड़े कचरे की वजह से क्या होता है कि घर का पूरा कचरा, जैसे कि आपको पता है, जैसे डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, शीशे, है ना, आदि हम लोग क्या करते हैं, खुले जगहों पर फेंक देते हैं। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है ना। हमारा वातावरण क्या हो रहा है, कूड़े कचरे के फेंकने से पूरा प्रदूषित होता जा रहा है। तो कूड़े करकट को हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसका सही निक्षेप करना चाहिए। इस तरह से अगर आप इधर उधर, हम लोग इधर उधर फेंकेंगे तो देखिए कितना गंदा लग रहा है ये सब। आपसे आप सभी ध्यान रखोगे, जब भी हम कहीं जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे हाथ में जो भी कूड़ा कचरा है, अगर हमें वहां फेंकने की जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में एक लिफाफा कुछ रख के उसमें रख सकते हो, और जैसे ही कोई कूड़ेदानी देखो तो उसमें आप लोग उसको डाल सकते हो। तो इस तरह से कूड़े कचरे की क्या नहीं होगा, हमारे देश में या हमारे हर जगह पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि तो हमने जो आज जो तीसरी चीज पढ़ी वो क्या है, कूड़े कचरा। तो तीसरा क्या लिखोगे आप, कूड़े कचरे से प्रदूषित वातावरण। ठीक है, तो मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के कारण क्या हो रहा है बच्चों, पूरा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, और उसकी वजह से मानव का जीवन संकटग्रस्त हो गया है, क्योंकि आपको हर तरफ बदबू आएगी, जहां भी जाएंगे वातावरण स्वच्छ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कूड़े कचरे के प्रदूषण को भी हमें रोकना चाहिए। तो सब लोग तीसरा पॉइंट या तो टिक बुक में मार्क कर लीजिए, या आप जरा लिख लीजिए, कूड़े कचरे से प्रदूषण। ठीक है बच्चों, कूड़े कचरे से प्रदूषण। तो हमने ये तीन चीजें अभी पढ़ी। ठीक है, कूड़े कचरे से भी किस तरह से प्रदूषण होता है। अब आप तो आपको पता चल रहा है ना कि हम लोग किस तरह से विज्ञान का गलत इस्तेमाल, क्योंकि विज्ञान हमें ये सब चीजें दिया है कि किस तरह से हर तरह की हमें सुविधाएं दी है विज्ञान ने, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो जो हमें सुविधाएं मिली है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उन सुविधाओं का। और हम लोग को जितनी भी सुविधाएं मिली, हम लोग हमारे हाथ में जितने भी साधन है, जितने भी अभी आपको पता है कि पॉलिथीन कवर, वो सब प्लास्टिक, सबको क्या कर रखा है, हमने रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी कई चीजें क्या है, प्लास्टिक के कवरों में ही हमें मिलता है। तो हम लोगों को चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करें और वातावरण को
प्रदूषित ना करे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए सभी अपने किताब में। तो हम ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला पॉइंट है रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, जब हमारे अस्तित्व क्या हो गया है, हम लोग हमारे जीवन का ही अस्तित्व मिटने की तरह समस्याएं उत्पन्न हो गई है, और जिसकी वजह से ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण, यानी वायु प्रदूषण के कारण ही क्या हो रहा है, ओजोन परत में भी छिद्र आ रहा है, छेद आ रहा है। तो हम लोग ये डिटेल से जानते हैं क्या है ये। तो ये पहले आप लिखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण, लिखिए सभी अपने नोटबुक में, हम बताते हैं आपको क्या है ये। सभी लिखिए बच्चों, रेडियो धर्मी प्रदूषण, प्रदूषण ये क्या है पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। यह एक ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसके अनायास या अवांछनीय, यानी हम लोग ना चाहते हुए भी क्या होता है, ये हमारे वातावरण में उपस्थित हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रदूषण को हम लोग नहीं चाहते, बिना चाहे हुए भी ये हमारे प्रदूषण क्या होता है, हमारे वातावरण में उपस्थित रहता है। ठीक है, हमारे वातावरण में क्या होता है, उपस्थित रहता है, और इसका प्रभाव जो है पर्यावरण के, देखिए हम लोग जैसे मिसाइल इन सबके छोड़ने पे क्या है, एक तरह का प्रदूषण फैल रहा है। ये देखिए पूरा वातावरण प्रदूषण, हम लोग नहीं चाहते किस तरह का प्रदूषण हो, लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसे क्या बोलते हैं, देखिए ये एक ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ के रूप में जहां क्या होता है, जब हम ये छोड़ते हैं तो अनायास यानी बिना प्रयत्न के ही अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है, जिसे हम नहीं चाहते, अनुपयुक्त चीज है ये, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे वातावरण में फैल जाता है, और इसका प्रभाव जीव जंतुओं और मनुष्य पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। जब ये गैस देख रहे हो ना आप, ये प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण जब फैलता है, रेडियो एक्टिव जब फैलता है, तो हमारे स्वास्थ्य में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य में क्या होता है, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जिससे मनुष्य के क्या है, मृत्यु तक हो जाती है। और यह प्रदूषण आम तौर पर क्या है, जैसे कि परमाणु विस्फोट सब जब होता है ना बच्चों, तब उसकी वजह से यह प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और आपको पता है कि ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए ओजोन परत जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, ओजोन परत में भी क्या है, छिद्र आ जाता है, और इसके मुख्य कारण क्या है, जैसे कई प्रकार के जो गैस, जैसे कि फैक्ट्रियों से कई खतरनाक क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जो हवा में फैल जाता है, और जिससे कि क्या होता है, ओजोन लेयर के परत तक को नुकसान पहुंचता है। तो आप ये देखोगे कि ओजोन जो है क्या क्या करता है ओजोन परत, जैसे कि आप जब बारिश होती है बच्चों, तो आप क्या करते हो, क्या लेते हो, एक छाता लेते हो अपने हाथ में ना, और छाता क्या करती है, आपको बारिश से बचाती है। या धूप जब होती है तो आप क्या करोगे, बहुत कड़क धूप है, तो आप एक छाता आपके हाथ में ले लोगे, और छाता आपको किससे बचाएगी, बारिश, धूप आदि से बचाता है। तो उसी तरह ओजोन परत, ये देख रहे हैं ना पृथ्वी के चारों तरफ, ये ओजोन परत ये क्या करता है, सूर्य के, ठीक है, सूर्य के जो है बहुत ही प्रभावशाली जो किरणें होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है, ओजोन लेयर पृथ्वी के क्या है, वायुमंडल में एक परत है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हम लोग जो है
सूर्य की जो किरणें आती है ना हमारे यहाँ पर, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेस या हम लोग बोलेंगे पैराबैंगनी प्रकाश, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो उन सब के प्रभाव से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर के कारण ही क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव है। अन्यथा क्या होगा? सूर्य की जो एकदम अल्ट्रावायलेट रेस है या फिर पैराबैंगनी प्रकाश है, उससे क्या है, हमारे हमारे जीवन में काफी प्रभाव, यानी हम लोग उसको सह नहीं सकते। उन सब से ओजोन परत जो है हमें बचाती है। तो जो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है, जिससे क्या होता है, जो हमें हमें सूर्य के जो एकदम से किरणें होती है ना, पैराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, उससे हमें बचाती है। और इसकी वजह से ही, और जो अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य से निकलता है वो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक होती है, जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है, और ओजोन लेयर हमें इन सब से बचाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा किस तरह से परमाणु के क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी हम लोग क्या देखते हैं, ये प्रदूषण देख रहे हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये हमें कब होता है? जब हम लोग कोई भी परमाणु, हम लोग जैसे कि हम पता नहीं, हम लोग काफी मिसाइलें वगैरह सब कुछ हम लोग छोड़ते हैं, और उन सब से जो धुआं सब जो निकलता है, उससे ये प्रदूषण फैलता है, जो जीव जंतुओं और मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो विज्ञान ने जहां हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, वही उसके कई दुरुपयोग से या कई साधनों का जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो मनुष्य के जीवन के लिए क्या बन चुका है? खतरा बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने हमने क्या किया, आज इतनी सारी बातें हमने बताई, किसके बारे में बता रखी है हमने? ये सारी बातें हमने हमारे दुरुपयोग, विज्ञान के दुरुपयोग की वजह से कारण बता रखे हैं, जिसमें हमने कि पहला क्या हमने आज पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भूजल है ना, भूजल के असमयिक दोहन से भूमि का क्या हुआ, जल का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं तालाब आदि सूखते जा रहे हैं। पहली बात हमने ये पढ़ी। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? ध्वनि प्रदूषण पढ़ी। ध्वनि प्रदूषण में क्या देखा आपने कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे संगीत, लाउड स्पीकर या कहीं भी है, बड़े बड़े या फिर कहीं जो हम लोगों के कान में जो बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देती है, कई बीमारियां होती है, और हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध होता है। तो जहां भी तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले चीजें हैं, आप उनसे दूर रहोगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप काफी छोटे हो और हमारे कानों में काफी बुरा असर पड़ेगा। और अगला हमने क्या पढ़ा? मानव बस्तियों में कूड़े कचरे की वजह से क्या होता है, हम लोग ढंग से कूड़े कचरे का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा? रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का ही भय उत्पन्न हो गया है, और ओजोन परत में छिद्र आने लगे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण, हर तरफ से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियां हो, गाड़ियां हो, हर तरफ से धुआं, और ओजोन परत में अगर छिद्र आ गया तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर, हमारे पृथ्वी में जीवन ही संकट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इतनी सारी चीजें आज पढ़ी। अब अगले कक्षा में हम लोग आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, और आज आप क्या करोगे, जितने पॉइंट्स हमने पढ़ रखे हैं उन सबको अच्छे से पढ़ोगे, 2-4 बार पढ़कर आपको जो जो पॉइंट्स मिलते हैं वो अपनी नोटबुक में लिखोगे कि विज्ञान के दुरुपयोग से क्या क्या समस्या उत्पन्न हुए हैं, तो वो सब एक एक बार अपने लिखोगे। और अगली बार हम लोग, आपको पता है ना, हम 10 मार्क का प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो अगले कक्षा में हम आपसे 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसके लिए सब तैयार रहोगे, उसके लिए आप अच्छे से पहले ये सब बातें पढ़ोगे। ठीक है, अब मेरे बच्चों, हम लोग थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर ले। ठीक है, आज हम ज्ञान की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए आपको एक सुंदर सा क्या दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा सीन दिख रहा है ना बच्चों, ये देखिए क्या है, क्या सोच रहे हो ये क्या है बच्चों? ये बांध है ना? क्या है बच्चों? ये बांध है।
तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कौन सा बांध है बच्चों? ये है, देखिए, ये है कलनई बांध। कलनई बांध आपने कभी पढ़ा है इस बांध के बारे में? चलो आज हम बताते हैं। ये विश्व का सबसे प्राचीन बांध है। ठीक है, कलनई बांध क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन बांध है। प्राचीन क्या है बच्चों? पुराना, है ना? ये सबसे प्राचीन बांध है कलनई बांध। और यह जो है भारत में बना था। ये बांध कहाँ बना है या कहाँ बना था? भारत में। और आज आप सोच सकते हैं कितने वर्ष पहले ये बना था ये बांध? आज से 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, भारत के कहाँ बना था? कावेरी नदी। और कावेरी नदी कावेरी नदी कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के यहाँ पर आता है। तो भारत के कावेरी नदी पर कलनई बांध का निर्माण करवाया गया था, जो आज भी न केवल सही सलामत है बल्कि क्या है? सिंचाई का सबसे बड़ा मार्ग बन चुका है। ये बांध क्या है? कितने साल पहले बना? 2000। अब जरा सोचिए, 2000 वर्ष पूर्व। और आज भी इसके पानी से हम लोग सिंचाई का काम करते हैं। बहुत बड़ा साधन है। और इसको किसने बनवाया था? चोल वंश। अब इतिहास में आपने पढ़ा होगा। चोल शासक किसने बनाया था? चोल शासक ने, करिकाल बोलकर एक चोल शासक था, उसने ये बांध बनवाया था। और यह कितना? 1000 फीट लंबा। ये बांध कितना है? 1000 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा, 60 फीट है चौड़ा है। और उसके बाद क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बांध में जिस तकनीकी का उपयोग किया गया है वो जैसे कि अभी हम लोग वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल करते हैं ना जिन जिन तकनीकों का, 2000 साल पहले उसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। और जिसको क्या है, तो इसका मतलब क्या है? भारतीयों को 2000 साल पहले से ही इस तरह की बातों की जानकारी थी, है ना? और यह अमूल्य तकनीकी विरासत कहाँ पर है? कलनाई बांध। अगर आप इसके दर्शन करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर हमें ये बांध आज भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अगले कक्षा के लिए तैयार बैठे हो ना? तो हम लोग अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अच्छे से पढ़ के आओगे, हम आपके परीक्षा लेंगे। तो उसी के साथ मैं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।